अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है तमाम बच्चों को? वेरी गुड। अगर आवाज़ आ रही है सबको तो बच्चों हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा मैकेनिक्स 2 का, उसकी आउटलाइन जो है उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। उसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो कोलिजन्स के बारे में है, इलास्टिक कोलिजन्स इन टू डायमेंशन। फिर उसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें फिर दो कैटेगरीज होंगी, एक होगा लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और दूसरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल हम देखेंगे फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो फ्रैक्शन लॉस आता है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर डिफॉर्मेबल सिस्टम्स, और फाइनली जो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स जो रिलेटेड हैं इससे आर्टिकल से उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो है वो कोलिजन्स है। कोलिजन्स हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने अब डिस्कस करना है कोलिजन इलास्टिक कोलिजन्स इन टू डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस में देखें, हमारे पास सबसे पहले जो है वो ये एग्जांपल है, आपके सामने नज़र आ रही होगी डायग्राम। इसमें देखें इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस में आपके पास एक मास m है, m1, उसकी वेलोसिटी u1 है। ठीक है, मास m1 जो है वेलोसिटी u1 से मूव करता हुआ आ रहा है, जबकि मास 2 आपके पास ये देखें बिगर इन साइज है और ये रेस्ट पे है। मास 2 इज एट रेस्ट, इट मींस इट्स वेलोसिटी u2 इज आल्सो 0। ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब मास 1 जो है उसका जो आपके पास इसका पैरेलल जो डिस्टेंस है, यानी इसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है p, वो आपके पास ये सामने है, गिवन है। और ये मैस जो है वो जाके कोलाइड कर रहा है मैस m2 के साथ, और m2 के साथ जब ये कोलाइड करता है तो उसके बाद ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। m1 v1 इसकी वेलोसिटी बन जाती है, और ये एंगल जो है x एक्सिस के साथ φ1 बना रहा है। इसी तरह मैस 2 जो है उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है कोलिजन के बाद, तो मैस 2 जो है वो वेलोसिटी v2 के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, और ये एंगल x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, φ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी पे हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, इसलिए बेसिस। तो आगे आ जाएं, आगे देखें डेफिनेशन क्या है आपके पास। इफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉट हेड ऑन, ठीक है, अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान हेड ऑन कोलिजन नहीं है, देन आफ्टर कोलिजन दे मे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो आप वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है मूव कर सकते हैं। सच कोलिजन इज नोन एज कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, और इस तरह के कोलिजन को आप कहते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशंस। उसके बाद देखें, लेट्स सपोज दैट a particle of mass m1 is initially moving with velocity u1 along x-axis and strike a hit with another particle of mass m2 which is at rest। अब जो mass 2 आपको बताया था वो क्या है, रेस्ट पे है। let b be the impact parameter। b जो है यहाँ पे क्या है, impact पैरामीटर है। और इम्पैक्ट पैरामीटर की क्या डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन line of motion of one particle and a parallel line through center of other particle। ठीक है, तो ये आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर बी है। ये देखें, यही शो करवाया हुआ डायग्राम है यहाँ पे, ये आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर है। ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ वन पार्टिकल एंड पैरेलल लाइन थ्रू सेंटर ऑफ द अदर पार्टिकल। उसके बाद देखिए, लेट v1 एंड v2 बी वेलोसिटीज। v1 और v2 जो है आपके पास तो वेलोसिटीज हैं, एंड φ1 एंड φ2 बी एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। अब φ1 और φ2 क्या हैं, आपके पास स्कैटरिंग एंगल है।
with x-axis of m1 and m2 respectively. ये x1 x-axis के साथ जो है mass m1 और m2 के angles हैं after the collision. अब हम इस देखें इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे इनके मोमेंटम की बिफोर collision आफ्टर collision. तो उससे पहले देखें if the two particles exert some internal forces or interact on each other, even then they will make an isolated system. So total momentum of the two particles will remain conserved. ठीक है, तो वो conserved रहना चाहिए elastic collision के केस में. To apply law of conservation of momentum, we will have to resolve momenta of the two particles in x and y components. हमें जो इसका मोमेंटम है वो x और y कंपोनेंट्स यानी 2D में वो रिजॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए देखें क्या है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन. तो हमें क्या मिलता है उससे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन आपको पता है आपके पास m1 u1 था मैस m1 के लिए आपके पास मोमेंटम m1 u1 था जबकि मैस 2 के लिए आपका इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 था क्योंकि वो मैस जो है रेस्ट पे था. और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपके पास क्या हो जाएगा m1 v1 cos phi1 जो एंगल है उसका प्लस m2 v2 cos phi2. तो यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं इसको m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos phi1. इसको phi1 कर लें बच्चे ये phi लिखा है इसको phi1 करें और m2 v2 cos phi2. ठीक है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दें. इक्वेशन नंबर 1 में थोड़ी सी गलती है cos phi 1 कर लेंगे आप. उसके बाद आगे आए देखें नो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन. ठीक है अब वाई डायरेक्शन में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास क्या है वाई एक्सिस में 0 है. ठीक है मास m1 का जो y कंपोनेंट है वो बिफोर कोलिजन 0 है और मास 2 वैसे ही रेस्ट पे है तो उसका भी y कंपोनेंट क्या है 0 है. उसके बाद देखें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या है आपके पास माइनस m1 v1 sin phi1 प्लस m2 v2 sin phi2. क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है y में तो ये माइनस आ गया यहाँ पे माइनस m1 v1 sin phi1 प्लस m2 v2 sin phi2. इसको अरेंज करें तो m1 v1 sin phi1 इक्वल टू m2 v2 sin phi2. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. आगे देखें एज द कोलिजन इज इलास्टिक देन वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस ये 0 होगा क्योंकि रेस्ट पे था और इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. और यहाँ से आपके पास देखें क्या आ जाता है m1 इंटू इसको अरेंज करें तो m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर बन जाएगा. और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास. अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में देखें कि देयर आर 4 अननोन क्वांटिटीज़. आपके पास v1, v2, phi1 एंड phi2 ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं 4 which cannot be determined by the given 3 equations. ये 3 इक्वेशन से जो है हम ये 4 अननोन वेरिएबल डिस्क्राइब नहीं कर सकते हमें और इक्वेशन बनानी है. However, if one of the unknown quantities is given exclusively, then other 3 can be determined by solving these equations. अगर एक जो है वो हमें क्वांटिटी गिवन हो तो बाकी 3 जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं by solving the equations. उसके बाद देखें inelastic collision in 2 dimension. A typical example of inelastic collision is collision between two particles. ये यहाँ पे है बच्चे इसको आपने ऐड कर is collision between two particles which stick together after collision. collision के बाद आपस में stick कर जाते हैं. इसको आप typical example of inelastic collision कह सकते हैं. If one particle is at rest before collision, another particle collides with it, then after collision the combined mass will continue to move in direction
of motion of first particle before collision. Such collision will be inelastic collision in one dimension. वैसे collision को आप inelastic collision कहेंगे one dimension में कि उसमें क्या हो, मैस उसे स्ट्राइक करे और उसके साथ स्टिक होके इकट्ठे मूव करने लग जाए, तो ऐसे collision को inelastic collision in one dimension कहेंगे. Therefore, if we want to describe inelastic collision in two dimension, then both particles must be in motion before collision and must reach at a common point simultaneously. ये देखें जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आपके पास U1 है, मैस M1 है, U2 मैस M2 है. ये दोनों पार्टिकल जो वो स्ट्राइक करते हैं एट पॉइंट O, और पॉइंट O पे स्ट्राइक करने के बाद ये मैस M बन जाता है और इसकी वेलोसिटी V बन जाती है. और ये एंगल क्या बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ फाई बना रहे हैं आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन इनका एंगल जो था वो था थीटा. For simplicity, we assume that one particle mass m1 moves along x-axis and other particle mass m2 moves at an angle theta with x-axis before collision. Let us suppose that they collide and stick together at origin. ठीक है, जैसे अभी बताया origin पे वो collide करके stick together कर जाते हैं, and the combined mass m of the two particles moves at an angle phi with x-axis with velocity v after collision. ठीक है, और after collision angle phi और velocity क्या बन जाती है, v बन जाती है. Since the system is isolated, total momentum of the system will remain conserved. क्योंकि सिस्टम आपके पास जो है वो आइसोलेटेड है, इसलिए टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. So by law of conservation of momentum in x direction, law of conservation of momentum से हम ये देख सकते हैं, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो इसमें देखें इक्वेशन में m1 u1 आ जाएगा बिफोर कोलिजन प्लस m2 u2 cos थीटा आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन आ गया, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम देखें मैस m बन जाता है, टोटल कंबाइंड मैस, और कंबाइंड मैस की वेलोसिटी हमारे पास v है, उसके कंपोनेंट हम cos ले रहे हैं तो cos phi आ जाएगा. इसी तरह अलॉन्ग y एक्सिस अगर लेंगे कंपोनेंट, तो पहला जो मैस है चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो उसका y कंपोनेंट 0 प्लस m2 u2 साइन थीटा आ जाएगा और mv साइन फाई आ जाएगा. ठीक है, तो mv साइन फाई, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास m2 u2 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा mv साइन फाई. ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें. ठीक है, कॉस कंपोनेंट के साथ इक्वेशन 1 है और साइन के साथ इक्वेशन 2 हो गई. Here we have two unknown quantities v and phi, which can be determined by solving equation 1 and 2 as scaling and adding 1 and 2. ठीक है, 1 और 2 को स्केयर करके ऐड अगर करें तो हमारे पास बन जाएगा m स्केयर v स्केयर cos स्केयर phi और m स्केयर v स्केयर sin स्केयर phi आ जाएगा. और ये किसके इक्वल होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 cos थीटा स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा m2 स्केयर u2 स्केयर sin स्केयर phi. ये देखें आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से m स्केयर v स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो cos स्केयर phi प्लस sin स्केयर phi आ जाएगा, और दिस वुड बी इक्वल टू m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस 2m1 u1 m2 u2 cos थीटा प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर sin स्केयर ऑफ थीटा. इनको कंबाइन करेंगे तो ये भी आपके पास m2 u2 स्केयर आ जाएगी. ये देखें m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस 2m1 m2 u1 u2 cos थीटा प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा. ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई m स्केयर v स्केयर, m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस 2m1 m2 u1 u2 cos थीटा प्लस m2 स्केयर u2 स्केयर. यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वेलोसिटी स्केयर आपके पास आ जाएगा m1 स्केयर u1 स्केयर प्लस 2m1 m2 u1 u2 cos थीटा
प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लें, ये v बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 cos थीटा प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और ये m स्क्वायर का m आपके पास रह जाएगा। एक स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से अगर डिवाइड हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, tan 5 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे m2 u2 sin थीटा ओवर m1 u1 प्लस m2 u2 cos थीटा आ जाएगा, साइन ओवर cos। हमें पता है कि फाई अगर इस साइड पे हम रहने दें तो दूसरी साइड पे हमारे पास जो है tan इनवर्स बन जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m2 u2 sin थीटा ओवर m1 u1 प्लस m2 u2 cos ऑफ थीटा। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, पहले 2 डायमेंशन में देखा, अब हम 1 डायमेंशन में देखेंगे। नंबर 1 पे है इन लैब्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस let a particle m1 moving with velocity v1 along x-axis and it collides with another particle m2 which is at rest with respect to lab frame of reference. The two particles stick together so their combined mass m1 plus m2 will continue to move along x direction with certain velocity, say velocity is vcm। ठीक है, vcm इसकी velocity है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जो v1 है आपके पास v1 i यूनिट वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैस m1 है आपके पास, वेलोसिटी उसकी v1 है और ये मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। vcm जो है वो सेंटर ऑफ मैस है इन दो पार्टिकल्स का, और मैस m2 जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है अलॉन्ग x एक्सिस। तो ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन m1 और m2 क्या होता है, कंबाइन कर देता है, m1 प्लस m2 बन जाता है, और इनटू सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जो है बन जाती है vcm। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। इनकी इक्वेशंस देखते हैं किस तरह बनेंगी, उनको देखते हैं। देखें, after collision center of mass of the two particles will lie in their combined mass, and so the combined mass m1 plus m2 will move with velocity vcm। ठीक है, वेलोसिटी उसकी vcm है आफ्टर collision। As the system is isolated, so the total momentum will be conserved। क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है तो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आपके पास आ जाएगा m1 v1 प्लस 0, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे था, और इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू द वेलोसिटी vcm। तो यहाँ से vcm आपके पास आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, या आप इसको लिख सकते हैं vcm इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 i यूनिट वेक्टर। ठीक है, x एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशन में। सो बाय इक्वेशन 2 द कंबाइंड मास m1 प्लस m2 will move along x axis with vcm। तो कंबाइंड मास आपका vcm वेलोसिटी के साथ x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। if rcm be position vector of center of mass at an instant t, then आपको पता है, आपने वेलोसिटी इक्वेशन भी पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, तो v इज इक्वल टू r ओवर t होता है, या s ओवर t डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम होता है। तो वहीं से आपके पास rcm जो है वो आ जाएगा vcm इंटू t आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास ये देखें क्या बन जाएगी इक्वेशन, r जो है वो vcm इंटू टी है, यहाँ पे vcm की वैल्यू पुट कर दें, RCM इक्वल टू आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 ऑफ टी आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग ये आपकी RCM की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास बन जाता है तो फिर उस केस में क्या होता है, m1 u1 और u2 आपके पास जो है वेलोसिटी है मास m2 बिफोर कोलिजन, और एट कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो आपके पास बन जाएगी
M1 प्लस M2 कंबाइंड मैस हो जाएगा, और आपके पास जो है देखें जो मैस इसका बन गया M1 प्लस M2 कंबाइंड मैस है। और उसके बाद देखें इन दिस रेफरेंस इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। जो सेंटर ऑफ मास है आपका क्या करता है, वो रेस्ट पे रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं किया, वो उधर ही है, रेस्ट पे। So combined mass m1 plus m2 of two particles will come to rest after collision। तो इस तरह के केस में आपका जो combined mass जो है वो रेस्ट पे आ जाता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है vcm वो क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद देखें let u1 and u2 be velocities of particles m1 and m2 respectively before collision in this frame, then आपके पास u1 क्या है, v1 माइनस vcm, और उसके बाद u1 आपके पास बन जाएगा v1 आई यूनिट वेक्टर माइनस vcm की वैल्यू पुट करें m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 आई यूनिट वेक्टर। ये हिंट्स भी साथ साथ हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से ये वैल्यूज पुट की हैं। यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, u1 यहाँ पे vi कॉमन ले लिया, v1 आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 आई यूनिट वेक्टर बन गया, और m1 से कैंसिल हो गया, तो ये m2 ओवर m1 प्लस m इंटू v1 आई यूनिट वेक्टर बन गया, और जो कि u1 की वेलोसिटी है। क्वेश्चन 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखें सिमिलरली u2 जो है वो माइनस vcm के इक्वल, और u2 आपके पास जो है वो इसी तरह अगर आप पुट करेंगे वैल्यू, सो माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 आई यूनिट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन में और फिर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4 गिव द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। तो u1 ये आ गई, और u2 आपके पास माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 आया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको फ्रैक्शन लॉस भी कहते हैं। लेट के आई एंड के एफ बी इनिशियल एंड फाइनल kinetic energy of system of two particles in lab's frame of reference respectively। then kinetic energy initial जो है आपके पास वो है हाफ m1 v1 स्क्वायर, और kinetic energy फाइनल जो है वो है 1/2 m1 प्लस m2 vcm स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू vcm की वैल्यू पुट कर दें m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर। सो के एफ जो है आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी। और अगर इनका आप रेशो ले लें के एफ ओवर के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओवर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 1/2 m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m1 इंटू v1 स्क्वायर। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एक m1 से कैंसिल हो जाएगा, और v1 भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी के एफ ओवर के आई इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m। So this ratio final to initial kinetic energy of two particles in Lab's frame, ये उसका रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखिए ये केस है कि सिंस m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, ये जो रेशियो है m1 की m1 प्लस m2 के साथ, this would always be less than 1। तो इसका मतलब है kf over ki is less than 1, or we can say kf is less than ki, जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी लेस है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हेंस द कोलिजन इज इनइलास्टिक। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस आ रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से।
उसके बाद देखिए फॉर डिफॉर्मेबल सिस्टम्स के केस में व्हेन यू पुश अ वॉल देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब आप वॉल को पुश करते हैं तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होती। क्यों? द रिएक्शन फोर्स दैट वॉल exerts on your hands bends the elbow, arm or press the muscles। वो आपकी जो फोर्स एक्सर्ट करती है वॉल एज ए रिएक्शन, वो आपके आर्म को या मसल्स को क्या करती है, प्रेस कर देती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। एंड बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आपने जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम फर्स्ट लेक्चर में देखा था, उसके तहत इम्पल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। आई इक्वल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम टोटल आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ वाल, जो वाल ने फोर्स एक्सर्ट किया फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन डी टी, इंटीग्रल एफ वाल डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा वी जो है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इन केस ऑफ डिफॉर्मेबल सिस्टम्स। तो यहाँ तक आपने इसको देखना है, करना है। उसके बाद देखें आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपने इनके थोड़ी सी हिंट्स गिवन है, ये आपने बाकी खुद सॉल्व करना है। देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल देखें कि टू ऑब्जेक्ट्स, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी कोलाइड करते हैं। ए हैज़ मास 2 kg एंड बी हैज़ मास 3 kg। आफ्टर कोलिजन ये आपके पास जो है वेक्टर्स बन रहे हैं वी एफ, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर दीज। ये आपके पास गिवन है वी आई ए और वी आई बी, ये दोनों गिवन है। अच्छा, गिवन डेटा में आपके पास ये चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, आपने जो फाइंड करनी है वो देखें। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास एम ए वी आई ए प्लस एम बी वी आई बी इक्वल होगा एम ए वी एफ ए प्लस एम बी वी एफ बी। फाइनल जो आपके पास वेलोसिटी है उनके ये इक्वल होता है। यहाँ से आप अरेंज कर लें, आपने फाइंड क्या करना है, वी एफ बी फाइंड करनी है, तो इसको अरेंज कर लें। दूसरी साइड पे जाके एम बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/m बी इंटू ऑल दिस। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो टू स्केटर्स वाला है। ए एंड बी कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है, कोलाइड करते हैं और दोनों स्टिक कर जाते हैं। ए हैज़ मास 83 kg है एंड इज ओरिजिनली मूविंग ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये आपके पास एन एस ईस्ट वेस्ट ये भी बना हुआ है। एंड इज ओरिजिनली मूविंग नॉर्थ। जो बी है आपका उसका मास 55 kg है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है, ये आपका बी मूव कर रहा है और यहाँ पे आके इनका कोलिजन होता है और ये फिर इस डायरेक्शन में मूव करता है। और इसकी स्पीड देखें कितनी है, 8.8 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड जो है ए की 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास देखें इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, मैसेज गिवन है। उसके बाद देखें व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बोथ स्केटर्स आफ्टर इम्पैक्ट, आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है स्केटर्स की, वो आपने फाइंड करनी वैल्यू। सबसे पहले देखें आपके पास मैस एम ए 83 kg है, एम बी जो है आपके पास 55 kg है। और फर्स्ट की वेलोसिटी ये है वैल्यू 6.4 आई यूनिट वेक्टर किलोमीटर पर आवर, और वी बी जो है 8.8 जाओ, सॉरी 8.8 जे डायरेक्शन में किलोमीटर पर आवर। और ये देखें आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो एम ए वी ए प्लस एम ए वी बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू कंबाइंड वेलोसिटी बी हो जाएगी, जो इसके कोलिजन के बाद बन। यहाँ से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी को इधर रहने दें और बाकी जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएं। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी ओवर एम ए प्लस एम बी वन। यहाँ से आप वेलोसिटी जो है बी की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखें जो मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी की वो होती है बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर। तो दो कंपोनेंट्स आएंगे आपके पास वेलोसिटी के, उनकी
मैग्नीट्यूड का स्केयर और फिर उसका स्केयर रूट ले लें। इसी तरह थीटा जो होगा वो टेन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वी वाई ओवर वी एक्स लिख इसमें। और इसके बाद देखें फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, हाफ एम ए बी स्क्वायर प्लस हाफ एम ए बी स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम ए प्लस एम बी इंटू बी स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी बी स्क्वायर। इसको भी आपको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ठीक है। हिंट्स आपको दे दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह सॉल्व करना है, बाकी इसको आपको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और देखें, न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg makes collision with another object at rest and continues to move in its original direction with 1/4 of its original speed। ठीक है, जो ओरिजिनल स्पीड है वो भी 1/4 हो गई, यानी अगर आपके पास फर्स्ट की जो स्पीड है वो u1 है तो ये 1/4 u1 बन जाए। तो उसने पूछा व्हाट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहले देखें m1 आपको गिवन है 2 kg, और जो u2 है सेकंड मास की जो वेलोसिटी है वो 0 है आपके पास। v1 आपके पास 1/4 u1 है, ये कंडीशन जो दी है उसने 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल, तो 1/4 u1 हो जाएगा। और v1 आप फाइंड करेंगे फार्मूला से तो आपने पहले डिराइव किया वो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। तो v1 की वैल्यू क्या है 1/4 u1, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 1/4 u1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। u1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आपके पास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस 4m2, तो ये 5m2 बन जाएगा और ये 3m1। और इस तरह आपके पास m2 जो है वो 3/5 m1 है, m1 की वैल्यू आप पुट करेंगे 2, तो m2 आपके पास आ जाएगा 3/5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 6/5, ये 1.2 kg। तो मैस m2 जो है वो आपके पास बन जाएगा 6 किलोग्राम्स। तो देखें, दोबारा इसको रिव्यू करें, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने देखा कोलिजन्स, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। फिर हमने देखा इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इन इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन, उसके बाद फ्रैक्शनल लॉस देखा काइनेटिक एनर्जी में, डिफॉर्मेबल सिस्टम और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने गो थ्रू किया। इलास्टिक कोलिजन में ये एग्जांपल जो है डायग्राम हमने इसको डिस्कस किया, इक्वेशंस फाइंड की, ठीक है, सॉल्व किया। फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन थे, उस केस में हमने देखे डायग्राम देखी और हमने वैल्यूज फाइंड की, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के केसेस में, दोनों केसेस में। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए सॉल्व किया, तो v हमारे पास ये वैल्यू आई। और एंगल के लिए हमने देखा टेन थीटा हमारे पास जो है वो थीटा फाई जो है वो हमारा टेन इनवर्स ऑफ एम यू टू साइन ओवर u1 प्लस m2u2 कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हम लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा, तो लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो फिर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जो है उसको हमने कंसीडर किया, उसकी वेलोसिटी को कंसीडर किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद सेकंड केस जो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास में, अगर आपका u2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, तो उस केस में देखें कि आपके पास जो वेलोसिटी थी कंबाइंड वो 0 हो जाती है। इसको हमने सॉल्व किया u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। u2 हमारे पास -20 सेंटीमीटर आ गया, u2 जो है तो -m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1i, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी u1 और u2 की, हमने इसको आपने जो है वो पूरी तरह सॉल्व करना है स्टेप्स बाय स्टेप। उसके बाद रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने देखा, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल एनर्जी
की इक्वेशन आ गई, उनकी रेशियोज आ गई, तो हमें पता चला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस दैन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद डिफॉर्मेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है, एग्जांपल उसमें कंसीडर की वॉल की, और उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम जो हैं इनको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर है, तो इसको कंप्लीट करें, इन प्रॉब्लम्स को भी करें, और थॉरली लेक्चर जो है इसको भी घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं परसों। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका नेक्स्ट उसका आर्टिकल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स एक्सिस, रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।